एजुकेटेड, ठीक है, गेटिंग माई वॉइस। तो आई एम डॉक्टर रिजवान अख्तर बाजवा। Today we will continue from where we left. हम पहले लेरेंक्स को ख़त्म करेंगे, जो लास्ट टेस्ट हुआ जो रह गए थे उसके कुछ टॉपिक तो डॉक्टर निगत ने पढ़ाए थे। तो मैंने डबल मास्क लगाया, अगर मेरी आवाज़ ना आई तो मुझे चैट में पूछ देना, ठीक है, अगर वॉइस क्लियर ना हुई तो अब हम लेरेंक्स का जो रिमेनिंग रह गया लेक्चर से और साक्षी से, और इसी तरह जो रह गया आपका नोज का रह गया था, वही रिवाइज करें। तो लेक्चर ईएनटी के साथ जो भी लेता रहे, हम अपना वही पैटर्न फॉलो करेंगे रिवीजन का, जो हम पहले कर रहे हैं। तो जी हम पहुंचे थे यहाँ पे होस्टनेस और एयरवेयर। होर्सनेस और स्ट्राइडर में फर्क बताओ बेटा, व्हाट इज होर्सनेस एंड व्हाट इज स्ट्राइडर? जी आयशा। होर्सनेस क्या है और स्ट्राइडर क्या है? ठीक है, द साउंड विच कम्स विद ब्रीथिंग। नॉर्मली हम सांस लेते हैं, कोई आवाज नहीं आती। अगर सांस आनी शुरू हो जाए, सांस में सारी आवाज आनी शुरू हो जाए, तो दैट इज द स्ट्राइडर। स्ट्राइडर का मतलब क्या है कि सांस थोड़ा फंस के गुजर रहा है, नैरोप्लास्टी से, शाबाश आयता, ठीक है, कहीं से फंस के गुजर रहा है। तो जैसे अगर सांस के साथ सीटी की आवाज आ रही है, दैट इज द स्ट्राइडर। होर्सनेस क्या है? शाबाश, गुड आयदा। होर्सनेस क्या है? होर्सनेस है चेंज इन वॉइस। ये वॉइस बैठी हुई भी हो सकती है, लड़के की आवाज लड़की की तरह हो सकती है, ठीक है। चेंज इन, नॉर्मल जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर ये मेरी वॉइस चेंज हो जाए, मैं ऐसे बोलूँ तो दिस इज दी होर्स वॉइस, ठीक है, चेंज इन वॉइस। बेसिकली दोनों की पैथोलॉजी है, दीज टू आर बेसिकली दी सिम्टम्स, ये दो अलामात हैं। तो आपने बेसिकली इसकी कॉज ढूंढनी है और कॉज के मुताबिक इसको ट्रीट करना है। जैसे होर्सनेस की एक बड़ी कॉमन कॉज है लेरिंजाइटिस, होर्सनेस की एक कॉज है वोकल नोड्यूल, होर्सनेस की कॉज है वोकल पॉलिप, होर्सनेस की कॉज है कैंसर, ठीक है। तो आपने एज पर कॉज उसको इन्वेस्टिगेट करना, ट्रीट करना। हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, टेस्ट लैब टेस्ट करवाने हैं। तो होर्सनेस की ये कॉज हम ऑलमोस्ट सब देख चुके हैं पीछे। इन्फेक्शन हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है, तो कॉज फाइंड आउट करना है। जैसे ये कैंसर है, पोस्ट वर्क आया है, और उसके रेडियोथेरेपी के तीन साइड नहीं शेयर नहीं हुई, तो श्योर नहीं हो रहा। ये तो थी वैसे मैंने यार, चलो, तो ये हम देख रहे थे होर्सनेस, क्या इसका इन्वेस्टिगेट करेंगे, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। कॉजेज ये हैं, ठीक है, इंफ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, ट्यूमर हो सकती है, वोकल कॉज। यूजुअली होर्सनेस बेसिकली pathology is in the vocal cords। ये कैंसर का सिनेरियो था। डिस्फोनिया, बात करते हुए ना, अगर मरीज कहता है कि बात करते हुए मुझे पेन होती है, तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनको जो है ना कई बार जब बात करते हुए पेन होने तो डिस्फोनिया पेनफुल कहते हैं, ठीक है।
कोलिटिस फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस है, ये बेसिकली इसमें होता है कि ट्रू कॉर्ड जितने इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं वो काम ही नहीं करते, आवाज़ फॉल्स कॉर्ड से निकलती है। और फंक्शनल फोनिया यूजुअली फीमेल्स में होते हैं जो स्ट्रेस लेती हैं, टेंशन लेती हैं। इसका मैंने तुम्हें बताया था कि अगर वो खांसी कर लेती है इसका मतलब वो ठीक है, फिर आप जब लरिंगोस्कोपी करते हैं दोनों वोकल कॉर्ड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है ये हिस्टेरिकल न्यूरोसिस है ये। तो हिस्टेरिया की जो फीमेल जो टेंशन स्ट्रेस टेकिंग इंडिविजुअल, तो फीमेल यूजुअली टेक अपेरेंटली टेक मोर स्ट्रेस। तो उसमें ये है कि ये हो जाता है फिर इसमें तो दो चीज़ें होती हैं यूजुअली, या तो फीमेल आएगी, लड़की आएगी, पता चलेगा जी के प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे वो शादी नहीं हो रही है उसकी, आवाज़ बंद हो गई है डॉक्टर साहब, अब आप उससे कहें कि उधर मुँह करके खांसी करो, वो खांसी ठीक कर लेगी। तो लैरिंगोस्कोपी करोगे दोनों वोकल कॉर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कोई आएगी, फीमेल ही आएगी यूजुअली, मेल भी आ सकता है वैसे तो, वो कहेगा जी डॉक्टर साहब मुझे लगता है गले में कुछ भी फंसी हुई है, अटकी हुई है। अब बेरियम फॉलो करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको वो फंक्शनल डिस्फेजिया। तो ये बेसिकली फंक्शनल फंक्शन हम जो है ना कहते हैं, फंक्शनल टर्म वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक कॉज आपको नहीं मिलती। यानी हम सो कॉल जब ऑब्जर्व करते तो ये कहते थे ये जो ड्रामे कर रहा है मरीज, वो ड्रामे नहीं कर रहा होता, उसको प्रॉब्लम है, उसकी वाकई आवाज़ नहीं निकल रही उसको वाकई, तो आपने उसको ड्रामेबाजी नहीं समझनी, उसको साइकेट्रिस्ट को रेफर करना है, ठीक है। दिस इज अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम। तो हम तो उस वक्त ये सीखते थे फंक्शनल पेशेंट है जी, चलो जी उसको टीका लगाओ, उसको फलाना करो, और दैट शुड नॉट बी अप्रोच। फंक्शनल पेशेंट को भी आपने प्यार से डील करना है और उसकी रीअश्योर साइकोथेरेपी करानी है जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो होता है इसका मतलब है कोई ना कोई पैथोलॉजी पड़ी है, वाकई उसको जो है ना आप उसकी आवाज़ नहीं निकल रही अचानक से, तो वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसने रिकल लारिंजियल नर्व को उड़ा दिया, इसके लिए तो टीएफोनिया हो गया। ट्यूबरफोनिया होती है बेसिकली कि आपको जो है ना ये मेल जो हैं लड़के, इनकी छोटे होते की जो आवाज़ होती है वो फीमेल्स की तरह की होती है, लड़कियों की तरह की आवाज़ होती है। अगर वही लड़कियों की आवाज़ प्यूबर्टी में भी परसिस्ट करे, ठीक है, लो पिच वॉइस जो है अगर वही जैसे पतली सी आवाज़ है, जैसे फीमेल्स की गिरी जो लड़कों की आवाज़ है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी ना थिक होती है, फीमेल्स की थिन होती है, शार्प होती है वॉइस। अगर वही आपकी जो है वॉइस परसिस्ट करती है प्यूबर्टी के बाद भी, यानी जब वो बड़ा हो गया 14-15 साल के बाद भी, तो उसको बोलते हैं प्यूबरफोनिया। तो उसमें यूजुअली जो लड़के ज़्यादातर अपनी बहनों के साथ रहते हैं, इनमें देखा गया है घर में माँ के साथ रहते हैं, पैम्पर्ड जो बच्चे होते हैं, इनसिक्योर जो फील करते हैं, वो फिर अपनी वॉइस डेवलप नहीं करते, ठीक है। तो इसमें भी आपने बेसिकली स्पीच थेरेपी करानी है उसको, प्यूबरफोनिया ये है। होने से नहीं है कि आवाज़ थक जाए आपकी, तो इसमें बेसिकली एक मसल इन्वॉल्व होता है, थायरोरेटनॉइड मसल, ठीक है, जो बेसिकली वोकल कॉर्ड्स को, जो वोकल कॉर्ड्स का मसल है, तो अगर उसका कोई पैरालिसिस है किसी वजह से भी, थायरोरेटनॉइड और इंटररेटनॉइड, तो थायरोरेटनॉइड का मतलब है थायराइड से आता है रेटनॉइड की तरफ, इंटररेटनॉइड दोनों रेटनॉइड के दरमियान। तो जो लोग वो जैसे मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनमें यह है कि फिर वो थकना शुरू करते हैं, डॉक्टर साहब से ज़्यादा बोलते हैं तो ऐसे जैसे सांस नहीं है, थक गए हैं, आवाज़ हमारी थक गई है, उसको फोन स्टेनिया कहते हैं। इनके मसल याद कर लो कि अगर थायरोरेटनॉइड की वीकनेस होगी तो ये एलिप्टिकल स्पेस आएगी, ये वाली, ये देखो लिखा हुआ, ठीक है। अगर इंटररेटनल पैरालिसिस होगा, पीछे की तरफ होते हैं, तो पीछे ट्रायंगुलर गैप आएगा। अगर दोनों है तो ये आपको पूछ सकता है इलिप्टिकल इलिप्टिकल गैप अगर एफ में आता है वोकल कॉर्ड के दरमियान तो कौन सा मसल है, अगर ट्रायंगुलर आता है फोनेस्टीनिया में तो कौन सा मसल है, ये बस मसल का नाम याद कर रहे हैं। बाकी इसमें बेसिकली स्पीच थेरेपी होती है, वॉइस सेशन स्पीच। राइनोलिलिया क्लोजा और अपर्टा जो है ये बेसिकली है, राइनोलिलिया क्लोजा है इसका मतलब है कि नाक में से, नाक आपका बंद है, जैसे जो कई बार हम उठते हैं, सो के उठते हैं या हमें फ्लू हुआ होता है तो हमारा नाक बंद होता है, हम नाक में बोल नहीं सकते, हम मुंह से बात करते हैं। ये जो नेजल ट्रैंग है ना, ये लफ्ज आते हैं तीन, नौ, कोका कोला, ये जो नून की आ रही है साउंड, जो नो से आ रही है, ये नहीं आती, ठीक है। इसका मतलब है आपका नाक बंद है, ये नेजल। और अगर ये नून ही बहुत बंदा नून से ही बोलना शुरू कर दें, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, ठीक है, मैं आपका प्रोफेसर हूँ,
तो ये अगर नोज में बोलना शुरू कर दें तो इसको बोलते हैं राइनोलेला अपर्टा। अपर्टा का मतलब है कि आपकी जो है ना वो ओपनिंग बढ़ गई है। तो ये किस में होता है? ये यूजुअली आपको क्लेफ्ट पैलेट वगैरह में होता है। ठीक है। हाइपोनेजैलिटी, नाक में से आवाज नहीं आ रही, नाक बंद है। हाइपोनेजैलिटी, नाक में से ज्यादा आवाज आ रही है। वो ज्यादा कब होती है? अगर पैलेट में भी सुराख है आपके, ठीक है, पैलेट में भी ओपनिंग है, तो मुंह की आवाज भी नाक से होते हुए नाक से ज्यादा आवाज आएगी क्लेफ्ट पैलेट के अंदर। वैसे इसकी ये कॉजेज ये नीचे लिखी हैं। कॉमन कोल्ड, नजला, जुकाम, एडिनॉइड्स, नेजोफेरिंजियल मैस। और हाइपो में, हाइपर के अंदर नेजोफेरिंज बहुत बड़ा है, पैलेट में कोई डिफॉर्मिटी है, पैरालिसिस है, ओरोवेंट्रल फिस्टुला है। ये भी आपको एमसीक्यू में यूजुअली पूछ लेते हैं। ये कुछ कम इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो रह गए थे लेक्चर में, रिवीजन में, सॉरी। अब हम करते हैं कि इसमें आ रहा है में वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो बेटे ऑपरेशन है ना, कोशिश करना है कि सारे ऑपरेशन के ना, सारे ऑपरेशन जो मैंने इंपॉर्टेंट नेम भी बताए हुए ना, कॉम्प्लिकेशन कोशिश करना हर ऑपरेशन की याद करो। कॉम्प्लिकेशन का ये है कि एक्चुअली जो सर्जन हम होते हैं ना, हमें ये ट्रेनिंग शुरू से ये दी जाती है कि आप लोगों ने तब खड़े होना है सर्जरी के लिए जिस वक्त आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना है। तो जो एफसीपीएस वाला बंदा है वो कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करेगा। जो एमबीबीएस वाला बंदा है उसको कॉम्प्लिकेशन का पता होगा। आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम फेस के ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम आंख में घुस सकते हैं, दिमाग में घुस सकते हैं, ठीक है। सेप्टोप्लास्टी की ये कॉम्प्लिकेशन है, नाक की हड्डी में सुराख कर सकते हैं, नाक बढ़ा सकते हैं, कार्टिलेज ज़्यादा रिमूव कर सकते हैं, सेप्टिक शॉक सिंड्रोम में जा सकता है मरीज, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए और एफसीपीएस वाले को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। ताकि आप बेसिकली, आप मकसद ये होता है कि आप लोगों को सेफ डॉक्टर बनाना, कि पता हो कि ये कॉम्प्लिकेशन, अब ये नहीं पता कि ये कॉम्प्लिकेशन किसकी वजह से है। ये जैसे आंख के अंदर सपोज स्वेलिंग आ गई है, अब आपने वहीं पे देख के उसको हिस्ट्री लेके देखना है कि इसको प्राइमरी प्रॉब्लम आंख में थी, ठीक है, या कहीं सर्जरी करते हुए इसकी वो पकड़ के आपने लेमिना पेपरेशिया उड़ा दिया और इंट्राऑर्बिटल चले गए, ठीक है, या एक वर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है, या ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है। अब एथमोइड साइनसाइटिस नहीं नजर आता। अब आंख के अंदर प्रॉब्लम है तो आप हिस्ट्री लेके देखोगे कि ये एथमोइड से डिजीज चली गई है को आई की प्राइमरी प्रॉब्लम है। तो आपको ये डायग्नोज करना और कॉम्प्लिकेशन मैनेज करना, वो फिर एफसीपीएस वाले का काम, ठीक है। तो बेटा कॉम्प्लिकेशन हर सर्जरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेकियोस्टमी और टॉन्सिलेक्टमी की तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें तो बल्कि एससी भी आ जाता है आपको। अच्छा, ये है। अब है जी एयरवे। एयरवे मैनेजमेंट के तरीके वो भी एंड पे आएंगे। आप लोगों को बेसिकली जिस वक्त भी, जैसे आपको कहा जाता है ना कि शॉक के पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं, तो उसमें आपको हम सिखाते हैं ABC। ABC क्या होती है? व्हाट इज ABC स्टैंड फॉर इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमा पेशेंट या आपका शॉक का पेशेंट? एयरवे, शाबाश। बी से ब्रीदिंग, और तीसरा सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीदिंग, ये तो दो चीजें हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। इसको क्यों कहते हैं शाबाश? एयरवे और ब्रीदिंग का क्या मतलब है? कभी किसी ने पूछा नहीं तुम लोगों में से? सर एयरवे वही है, ब्रीदिंग भी वही है। हम्म? इसका क्या मतलब है? शाबाश। एयरवे सिक्योर करते हैं और ब्रीदिंग, फिर उसको जब सिक्योर करना है तो फिर देखना है कि इसको सांस भी ले रहा है कि नहीं ले रहा, कि ऑक्सीजन सर्कुलेशन ठीक है कि नहीं ठीक। जैसे आजकल हम देख रहे हैं हर मरीज जिसको सांस नहीं आता, बुखार है, खांसी है, ये उसे सांस नहीं आता, हम क्या करते हैं उसकी आजकल जो मेन कोरोना की मैनेजमेंट है उसमें बेसिकली ऑक्सीजन सेचुरेशन देख रहे हैं हम, ठीक है। अगर वो सेचुरेशन कम है तो अभी तक के मुताबिक जो पता चला है वो यही है कि जो आपका ये माइक्रोवास्कुलर माइक्रोएल्वेलर डिजीज है जो कोरोना है, तो ये आपकी क्या करती है, स्मॉल वेसल्स को ब्लॉक करती है, लंग्स की स्पेशली, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे भी इस्कीमिया होता है और साथ वायरल निमोनिया हो जाता है। उस इस्कीमिया की वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम जाती है फिर आपके ब्लड में, सर्कुलेशन में,
और कम ऑक्सीजन फिर अब जो है अगर वो 90 से नीचे चली जाती है तो वो आपके ऑर्गन डैमेज शुरू कर देती है। तो अगर किसी के ऑर्गन पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है फिर उसको वो कॉम्प्लिकेट करता है। ठीक है, तो कोरोना में भी यही है। तो आपने ये एयरवे सिक्योर करके जैसे ट्रिकोस्मी ट्यूब डाल दिया, मरीज को फिर भी सेचुरेशन में मेंटेन नहीं कर रहा, वन और दी अदर वे, तो फिर आप उसको ब्रीदिंग का मतलब है कि आपने ऑक्सीजन साथ देनी है। ठीक है, तो सांस भी आना चाहिए। ट्रिकोस्मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर एयरवे को मेंटेन करने की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकोस्मी हम क्या करते हैं, बेसिकली ट्रेकिया के अंदर स्टोमा बना देते हैं, ट्रेकिया स्टोमी। तो ट्रेकिया नहीं कहना हो, ऐसे होती वैसे ट्रेकियोस्टमी है, लेकिन मैंने आपको सिंपल वर्ड में ट्रेकिया का में स्टोमी बना देना, तो मतलब है इसके अंदर सुराख कर देना। ये देखो, ये ट्रेकिया, इसमें सुराख कर देना, होल करके इसके अंदर आपने ट्यूब डाल देनी है। ये बेसिकली करते कब हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, करते कब हैं, क्यों हैं। ठीक है, ये देखो, तो दिस इज द बेसिकली ओपनिंग इन दी ट्रेकिया। ये हम ट्रेकिया के अंदर हमने सुराख करके और फिर हम ये वाली ट्यूब डाल देते हैं। ये ट्यूब भी डिफरेंट टाइप की होती है, ये भी हम देख लेते हैं। मेटालिक होती है, पोटेक्स की होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। फंक्शन ऑफ ट्रिकोस्मी, ट्रिकोस्मी करती क्या है, जब एक बार हो जाए, अभी इंडिकेशन बाद में करते हैं, पहले इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, ये करती क्या है। एक तो ऑल्टरनेट पाथवे फॉर ब्रीथिंग, सपोज लेरेंस में कोई फॉर्म बड़ी फंस गई है, लेरेंस के अंदर कैंसर इतना बड़ा आ गया है वोकल कॉर्ड का, उसने सांस बंद कर दिया मरीज का, तो फिर हम उसका सांस बहाल करते हैं, जो लेरेंस को बाईपास करके ट्रेकिया में ओपनिंग कर देते हैं ताकि मरीज सांस ले। ठीक, एक चीज होगी। दूसरी ये है कि ये लिखा हुआ इंप्रूव एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन का क्या मतलब है कि देखो रूटीन में नाक में से सांस क्या है नॉर्मल करते हैं, फितरत मुझे समझ नहीं आई तुम्हारे क्वेश्चन की, नॉर्मल करते हैं क्या मतलब होता है, रिपीट योर क्वेश्चन। अच्छा, इंप्रूव एल्वियोलर वेंटिलेशन का मतलब ये है कि आप रूटीन में हम जब सांस लेते हैं, बेटा मेरे से ना तुम लोगों ने बार बार पूछना है, तो तुम्हारा जो फीडबैक्स है ना, मुझे ये लगता है कि हम अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बढ़ाते हैं, उन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम होती है। तो स्पेशली मेरे लेक्चर में बेटा जो चीज़ ना समझे उसको बार बार पूछो। ठीक है, एक सादा लफ्ज भी कोई समझ नहीं आता ना, सिंपल भी, ब्रीदिंग का मतलब भी नहीं आता तो मेरे से पूछो। ठीक है, स्ट्राइडर का नहीं आता पूछो। अच्छा, इम्प्रूव, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बने, जितना भी है आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एल्वियोलर वेंटिलेशन का मतलब देखो बेटा, हम नाक से सांस लेंगे, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नाक से आएगी, गले तक सांस जाएगा, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वहां आएगी, लेरेंक्स तक लेंगे, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वहां आएगी, फिर नीचे ट्रेकिया और एयरवे। तो जिस वक्त हम ट्रेकिया में ओपनिंग कर देते हैं फिर सांस सीधा ट्रेकिया से जाता है, तो जो ऊपर वाला जितना पार्ट है ना, लेरेंक्स और आपका माउथ और नोज, ये सारा बाईपास हो जाता है। तो ये सारी है डेड स्पेस। डेड स्पेस का मतलब है कि यहाँ पे गैस एक्सचेंज कोई नहीं हो रही। गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई, यानी यहाँ सिर्फ सांस जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन बेसिक एक्सचेंज है दैट इज एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, तो एल्वियोलाई के लेवल पे तो आपको जो कम से कम 50% जो लॉस हो रही है एयर की रास्ते तक, लेरेंस तक, वो खत्म हो जाती है। अब डायरेक्ट ट्रेकिया से उसका रास्ता, यानी समझो कि 50 किलोमीटर कम हो गया उसका रास्ता। उसने जाना तो 100 किलोमीटर का रास्ता था लाहौर से, उसने सपोज करो गुजरात जाना था, अब 50 किलोमीटर रास्ता उसका कम हो गया, तो डेड स्पेस कम हो गया, तो गैसेज एक्सचेंज कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी। ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्शन उसके ऊपर आ रही थी नाक में और इसमें लेरेंक्स में, वो बाईपास हो गया। दूसरा ये काम है। तीसरा, प्रोटेक्शन ऑफ द एयरवे, ये ऐसे करता है कि इस ट्यूब के नीचे ना, यहाँ देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ये ट्यूब के नीचे ना ये कफ बना हुआ है, ये कफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये कफ बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हम हवा भर देते हैं, नॉर्मली ये फ्लैट होता है। ठीक है, नॉर्मली ये, इसमें अगर हवा भरे तो ये फूल जाता है, ये बैलून है, ये बेसिकली समझो गुब्बारा है, इसमें हवा भरी जाती है। तो ये ट्रिकोस्मी और ट्रिकोटमी एक ही चीज है, नो डिफरेंस, आइदर नो डिफरेंस, वही है। ठीक है, स्टेपिडेक्टमी और स्टेपिडोटमी में डिफरेंस है, ट्रिकोस्मी और ट्रिकोटमी में कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेपिडेक्टमी और स्टेपिडोटमी में मुझे कोई अच्छा स्टूडेंट बताएगा जिसने अच्छा पढ़ा हुआ है कि स्टेपिडेक्टमी और स्टेपिडोटमी में क्या फर्क है, वो पता होना चाहिए, ये एक ही चीज है। ठीक है, तो ये बैलून है बेसिकली, ट्यूब के नीचे होता है, इसको फुला देंगे तो नीचे सिक्रीशन नहीं जाएंगी, जैसे मरीज बेहोश है सपोज, तो सांस नहीं आ रहा, अब उसको हम क्या करते हैं, बैलून को इन्फ्लेट करते हैं ताकि सिक्रीशन ट्रिकल ना करें लेरेक्स में, और सॉरी इसमें चेस्ट में, लंग्स में, और उसको नमोनिया ना हो।
तो ये प्रोटेक्ट करता है लोअर एयरवेज को थ्रू दिस बलून। ठीक है, ये देखो ये बलून है। तो ये जब इसको इन्फ्लेट करते हैं, बाहर वाला इन्फ्लेट होगा, ये वाला तो पता चल जाएगा अंदर वाला भी इन्फ्लेट होगा। ठीक है, तो थर्ड है, पहला था ऑल्टरनेट पाथवे ब्रीदिंग का, दूसरा एल्वियोलर वेंटिलेशन इंप्रूव करता है। ये बेटा थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ट्रैकेस्टमी और टॉन्सिलेक्टमी के एक एक लफ्ज गौर से पढ़ने। प्रोटेक्ट करता है लोअर एयरवेज को। इसी तरह जब कोई मरीज बेहोश है, उसमें सिक्रेशन इकट्ठी हो रही है, वो बाहर नहीं निकाल सकता, हम तो खांसी कर लेते हैं, वो खांसी नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, सक्शन से सारी सिक्रेशन निकालते हैं। अगर पेशेंट को लंबे अरसे तक, जैसे आजकल वो वेंटिलेटर पे डले हुए हैं पेशेंट, अगर यूजुअली अगर ये 3 दिन से ज्यादा, या कुछ कहते हैं 7 डेज से ज्यादा, 3 to 7 डेज से ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर आप ट्रेकियोटॉमी कर देते हैं, क्योंकि इतने लंबे अरसे तक अगर आप एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के रखेंगे तो वो आपके वोकल कॉर्ड को डैमेज करेगा। वही जैसे हम कह रहे थे, इंटुबेशन ग्रैनुलोमा बना देगा। ठीक है, इंटुबेशन ग्रैनुलोमा। तो ये बनते हैं, किसने मेरे से पूछा था इंटुबेशन ग्रैनुलोमा का? आयदा ने शायद पूछा था, आयदा ने पूछा था, किसी ने पूछा था। ठीक है, तो ये वो पेशेंट होते हैं अमूमन, क्योंकि अमूमन जो एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं वो एनेस्थेटिस्ट, अच्छे एनेस्थेटिस्ट डालते हैं। ठीक है, तो उसमें ये है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब से कम डैमेज होता है, बहुत कम है। तो भी ये है को रफ डाली, तो जैसे आपको तो वो टॉन्सिलेक्टमी में आ गया, जैसे सामने क्वेश्चन ने पूछा था कि टॉन्सिलेक्टमी की है 3 हफ्ते पहले, अब उसके बाद बैठ गई है, तो क्या है? तो नॉर्मली आपका इंटुबेशन ग्रैनुलोमा नहीं बनता, लेकिन किसी बहुत माठे सर्जन ने किया है, उसने वहां पे सपोज एक अल्सर बना दिया है, वो अल्सर हील करते करते कई बार ग्रैनुलोमा बना देता है, जिसकी वजह से पेशेंट की वॉइस पोर्स हो जाती है। ठीक है, तो पोस्ट सर्जिकल अगर है तो वो उस वजह से है। वैसे रूटीन में अगर 72 घंटे से ज्यादा आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब रखनी है, फिर आप ट्रेकियोटॉमी कर देते हैं, क्योंकि वो ट्यूब जो रहेगी वो आपके वोकल कॉर्ड पे प्रेशर डालेगी, प्रेशर की वजह से वहां पे नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस की वजह से वहां पे ग्रैनुलोमा बन जाएगा। ठीक है, तो दैट ग्रैनुलोमा जो है, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए आप करते हैं। इसी तरह आपने अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब से आप एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, तो आप जो है ना फिर इसमें ट्रेकियोटॉमी ट्यूब करके मरीज को एनेस्थीसिया देते हैं। अच्छा जी, लिमिटेड ओपनिंग सेंट्रल फुट प्लस स्टेपिडोटमी। हाँ मुतीबा शाबाश, इंट्यूबेशन कराना, इंट्यूबेशन ही इंट्यूबेशन। ठीक है, तब याद रखो कि इन्होंने ये भी रखा है कि अगर आप इंट्यूबेट कर रहे हैं रफ से, तो उससे भी प्रॉब्लम बन सकता है, लेकिन अमूमन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है, पेशेंट ऑन वेंटिलेटर बियॉन्ड, इसमें इंट्यूबेशन कराना बनता है, लेकिन आप वो भी याद रखो। अच्छा, स्टेपिडेक्टमी, शाबाश। अगर पूरी फुट प्लेट रिमूव कर देंगे और वहां पे आप प्रोस्थेसिस लगा देंगे, तो दैट इज स्टेपिडेक्टमी। ठीक है, जो कि आजकल नहीं करते। शाबाश मरियम, मुतीबा, फितरत, गुड। और अगर जस्ट आप फुट प्लेट में एक ओपनिंग करके उसमें पिस्टन डाल देंगे, प्रोस्थेसिस डाल देंगे, तो वो स्टेपिडोटमी है, और आजकल स्टेपिडोटमी करते हैं। ठीक है, डेक्टमी नहीं करते। ठीक है, स्टेपिडेक्टमी से आपका पैरेलिम फिस्टुला के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेकियोटमी और ट्रेकियोटमी एक ही चीज। ये सारे हैं, इसमें सीन देखो, वर्टिकल भी दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी दे सकते हैं। ये ट्रेकिया के बेसिकली रिंग्स हैं। ये पहला, सेकंड, थर्ड पे, तो यूजुअली सेकंड एंड थर्ड पे देते हैं। ठीक है, ऊपर भी नहीं देना, ऊपर देंगे तो आपका लेरिंजियल स्टेनोसिस हो जाएगा, क्रिकल कार्टेज डैमेज हो जाएगी। बहुत नीचे देंगे तो फिर क्या होगा कि आपका नीचे चेस्ट होती है, चेस्ट तक चले जाएंगे तो आप लंग को डैमेज कर सकते हैं। ये बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्स हैं। इसमें देखो कफ ट्यूब है, विदाउट कफ ट्यूब है, पोटेक्स की ट्यूब है, सिलिकॉन की ट्यूब है, मेटालिक ट्यूब है, ये डिफरेंट ट्यूब्स हैं। ठीक है, जो डिंगरा ने दी है इसको, ये बेसिकली आपने तो क्या उसमें ट्यूब डाली है और ये बलून को इन्फ्लेट किया, बाहर कफ है, इस सिरिंज से लेके इसमें हवा भरते हैं, ये देखो हवा भरते हैं बाहर की तरफ, तो अंदर ये हवा भरी जाती है। ये जो कफ लगा हुआ है सारा, ये बेसिकली बलून से है, इससे आप सिक्रीशन रोक लेते हैं। अब है जी इंडिकेशंस। पहले तो है ना कि ट्रिकोस्मी ने काम क्या किया, फंक्शन का मतलब वो काम क्या करती है। अब हम ट्रिकोस्मी करते क्यों हैं, तो ये बेसिकली कॉजेज हैं। अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी वजह से सांस नहीं आ रहा, ठीक है, मरीज के जैसे एपिग्लोटाइटिस आपने पढ़ा था, ठीक है, तो ट्रॉमा हो गया ले रहे हैं इसको, कोई ट्यूमर है वोकल कॉर्ड का, कैंसर है, एडीमा है, ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। इस तरह रिटेन सिक्रेशन का मतलब है मरीज बेहोश है और वो सिक्रेशन नहीं निकाल सकता, जैसे मैंने आपको बताया था।
ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सारी सिक्रीशन जो है सब कर देते हैं, मरीज बेहोश है हम सक्शन से लेकर सारी निकाल देते हैं। इस तरह एक टर्म है रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी। इंसफिशिएंसी का मतलब है कि मरीज को सांस तो आ रहा है लेकिन वो प्रॉपर अपनी सेचुरेशन नहीं मेंटेन कर रहा। जैसे उसके सारे नैरोज हम एस्थमा है, सपोज ब्रोंकाइटिस का मरीज है, अब उसको नैरो एयरवेज हो रहे हैं, जैसे अभी ये कोरोना में भी ऐसे ही हो रहा है, इसमें रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी हो रही है कि सांस वो बाहर से पूरा ले रहा है, अंदर बेसिकली गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रही या नैरो हो गए हैं आप एयरवे। उसमें फिर आप क्या करते हैं, उसमें भी ट्रिकोस्टमी करके ताकि कम से कम 50% आप वो डेड स्पेस ऊपर से खत्म कर दें। ये 3 इंडिकेशन है। बाकी बच्चों में भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन बच्चों में ये देखो कि बच्चों में जो नैरोस्ट है वो सबग्लॉटिक एरिया है और बड़ों में जो नैरो स्पॉट एयरवे का है वो ब्रोंकस है। ट्राइसोट्रिकोस्टमी एक इमरजेंसी में करें वो इमरजेंसी है, रूटीन में करें तो रूटीन है, पक्की पक्की कर दें जैसे कैंसर के बाद करते हैं तो परमानेंट है। अगर स्किन के थ्रू जाके किए हैं तो परक्यूटेनियस है। अगर क्रिकोइड और थायराइड मेम्ब्रेन सिर्फ पंक्चर करके आपने कैनोनल डाल दिया तो क्रिकोथायरॉयडोटमी है। इसी तरह कई बार हाई होती है, हाई ट्रिकोस्टमी फर्स्ट रैंक पे। अब मुझे ये बताओ को अच्छा बच्चा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। मैंने आपसे कहा कि आपने जो ट्रिकोस्टमी करनी है वो यूजली सेकंड और थर्ड रिंग पे करनी है, ठीक है, सेकंड थर्ड रिंग पे करनी है। ये वैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। नीचे बहुत नीचे भी नहीं जाना, बहुत ऊपर भी नहीं जाना, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो लेरिक्स डैमेज करेगा, नीचे जाएंगे तो लंग डैमेज करेगा। लेकिन यहाँ से लिखा गया हाई ट्रिकोस्टमी, तो मुझे बताओ किस वक्त जो है ट्रिकोस्टमी करनी है आपने, तो वो हाई करनी है। कुछ एक इंडिकेशन, एक दो इंडिकेशन ऐसी हैं कि जिसमें आपने यहाँ पे सुराख करना है, जस्ट ये लेरेंस के नीचे पहले रिंग के ऊपर। इसकी मुझे इंडिकेशन बताओ, सही सोच के गौर से, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। आयशा तारे, शाबाश, वेरी गुड आयशा। वाई, आयशा ने जबरदस्त आंसर दिया है। नाउ वाई, रीजन क्यों कैंसर ले रहे हैं इसमें हम हाइड्रोक्लास में करते हैं। शाबाश आयता, गुड। क्यों करते हैं इसमें? बताओ। अच्छा, बुक में शायद लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ ये है लेरिंजेक्ट में, अच्छा ये लिखा हुआ है, ये देखो। ओके, आपने इसमें लेरेंक्स पूरा निकाल देना है, तो पक्का पक्का आपने ट्रिकिया रखना है, ठीक है, ट्रेकिया की ओपनिंग रखनी है। तो आपने कोशिश करना है कोई कैंसर ट्रेकिया में तो नहीं है, कैंसर तो लेरेंक्स में है, तो लेरेंक्स निकाल के ट्रेकिया सारा आपने बचा लेना है। वरना अगर नीचे करोगे तो आपको फर्स्ट रिंग पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। ये देखो, ये ओनली इंडिकेशन जो हाइपोप्लास्मी की है वो लेरेंजेक्टमी है। लेरेंजेक्टमी का मतलब है कि अब कैंसर है, टोटल लेरेंक्स निकाल देना है। अब नीचे अगर करेंगे सपोज ट्रिकोस्टमी तो ऊपर पहला रिंग पे निकालना पड़ेगा, क्यों, वाई टू वेस्ट दैट रिंग अगर वो कैंसर में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए पहले रिंग पे करते हैं, ठीक है। ये बुक में लिखा ही हुआ है। तो ये उसकी वजह मैंने बताया था, इमरजेंसी अगर आपको इमरजेंसी करना पड़े, रूटीन में अगर कैंसर का मरीज है आपको रूटीन में करनी है। इमरजेंसी का मतलब है कि उसका लेरेंस पे कुछ फंस गई है, तब उसको फौरन से पहले आपने करना है, उसको एयरवे सिक्योर करना है। परमानेंट क्या कैंसर में करते हैं, पर क्यूटेनस स्किन, इधर से ब्रोंकोस्कोप डालते हैं ऊपर स्किन से, उसको अंदर कैमरा विजन करते हैं। और क्रिकोइड और थायराइड के मेम्ब्रेन जो है, ये बिल्कुल सबसे पहला प्रोसीजर है। सपोज आपको ट्रिकोस्टमी का सामान नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, ये अब आपने इमरजेंसी में हो, ये याद रखना है। तो आपने क्या करना है, अगर आप खुद अच्छे डॉक्टर हो तो आपने ये सामने जो बिल्कुल प्रोमिनेंट पार्ट नजर आ रहा होता है ना, थिन लीन में ज्यादा अच्छा नजर आता है, कार्टिलेज है। तो जहाँ थायराइड कार्टिलेज में आपको नजर है कि डिप है, थोड़ा सा ना डिप है, तो इसका मतलब वो मेम्ब्रेन है, उसके नीचे क्रिकोइड होगा। तो थायराइड और क्रिकोइड के दरमियान जो सॉफ्ट सा टिश्यू है ना, वहाँ पे डायरेक्ट आपने ब्रेंडा डाल देना है, कोई भी नीडल डाल देनी है इमीडिएटली। जैसे को लेरेंस की फॉरेन बॉडी है, वो फंस गई है अब एकदम से, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड किस लेवल पे होते हैं, थायराइड कार्टिलेज के लेवल। ये थायराइड के नीचे, थायराइड और कार्टिलेज के दरमियान मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आपने एकदम से नाइफ लेके सुराख कर दो, ब्रैनुला डाल दो, कोई भी ओपनिंग क्रिएट कर, ताकि इमीडिएटली रिस्टोर हो जाए, ठीक है, एयरवे। तो ये बड़ा कॉमन प्रोसीजर है जो कि हाउस ऑफिसर को आना चाहिए। जब डॉक्टर बनोगे तो ये आपको आना चाहिए। एंडोट्रेकियल ट्यूब और क्रिकोथायरॉयड, क्रिकोइड और थायराइड के दरमियान ये सामने बिल्कुल सॉफ्ट, आपको ना जब आप लेक्चर लेने आओगे फिजिकल में आपको जगह दिखाऊंगा कहाँ पे है, वहां पे आपने ओपनिंग बना देनी है, तो मरीज को कम से कम आप लाइफ सिक्योर कर
तो यूजली आप मिड ट्रेकियोस्टमी करते हैं, हाई लो नहीं करते। परफेक्ट नहीं, तो इसको सिर्फ देखना है अपने स्टेप्स ऑपरेशन बेटा खुद पढ़ लेना। लोकल में करते हैं यूजली, बेहोश करके भी कर सकते हैं। इंसियन लगाते हैं, इंसियन लगा के मसल्स रिट्रैक्ट करते हैं, मसल्स के बाद नीचे थायराइड का इस्टमस आता है, उसको आप रिट्रैक्ट करते हैं या काटते हैं तो सामने ट्रेकिया आ जाएगा और उसमें आपने ट्यूब डाल देना। ये आपका एमसीक्यू आ जाता है कि आपने हाई ट्रिकास्ट में नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? आप क्रिकेट कार्टिलेज को डैमेज कर देंगे, ठीक है, और सब ग्लॉटिक स्टेनोसिस हो जाएगा। इस टाइम लो ट्रिकास्ट में नहीं करनी। क्यों? आप लंग को और ग्रेट वेसल्स पड़ी होती हैं वो डैमेज करते हैं। इसलिए जो आपके पास रिंग है अलाउड, वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिंग है, मैक्सिमम फोर्थ तक आप ट्रिकास्ट में कर सकते हैं। फर्स्ट पे भी नहीं करनी। फर्स्ट पे करोगे तो लेरेंक्स डैमेज हो जाएगा ऊपर। क्रिकेट कार्टिलेज, तो क्रिकेट कार्टिलेज इज कंप्लीट रिंग, ठीक है। बच्चों में स्पेशली ये नैरो पार्ट है, तो कंप्लीट रिंग है ये। अगर पेरिकॉन्ड्राइटिस हुआ क्रिकेट का तो इन्फ्लेमेशन की वजह से ये नैरो और हो जाएगा, तो इसको सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट रिंग पे नहीं करनी और बहुत नीचे नहीं जाके करनी। तो रिंग इज दी सेकंड, थर्ड, मैक्सिमम फोर्थ। ये भी आपका एमसीक्यू आ जाता है कि ट्रिकास्मी किस रिंग पे करते हैं, पहले पे क्यों नहीं करते, पांचवें पे क्यों नहीं करते, और कब आप पहले पे कर सकते हैं, हाई करनी है ट्रिकास्मी की, आपको सारे एमसीक्यूज हैं। तो ट्रिकास्मी और टॉन्सिलेक्टमी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में बेटा इसको ध्यान रखना है मरीज का कि बंद ना हो जाए वो ट्यूब, इसलिए उसको आपने सेक्रेशन जो है वो साफ करते जाना है, सक्शन करते जाना है। इस टाइम ड्राई एयर नहीं जानी चाहिए। ऊपर उसको जो ऐसा को फिल्टर लगाएं ताकि ड्राई एयर ना जाकर कुछ भी नहीं है तो कम से कम वेट गॉज रखें आप उसको, ताकि ह्यूमिडिफाइड एयर जाए, ड्राई एयर ना जाए। क्योंकि अब ह्यूमिड जो जाना है, नाक का फंक्शन खत्म हुआ होगा, ठीक है, नाक से उसको सांस अब सांस के नहीं दे रहा, तो डायरेक्ट एयर जाएगी तो वो ड्राई होगी, तो वो बेसिकली क्रस्ट ज्यादा बनाएगी, इन्फेक्शन ज्यादा करेगी, इसलिए ड्राई एयर नहीं जाना चाहिए, तो ह्यूमिडिफाइड रखते हैं। इस तरह देखें कि ट्यूब जो है वो ब्लॉक है तो उसको निकाल के साफ करें अगर सक्शन से नहीं हो रही। और जिस वक्त निकालना है तो कई बार पेशेंट ना बड़ा डिपेंडेंट हो जाता है, उसको सांस लेने की आदत ही से बन जाती है, तो उसमें फिर डीकैनुलेशन प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। डीकैनुलेशन का मतलब है वो निकालने नहीं देता, तो जब निकालते हैं वो कहता है मुझे तो सांस ही नहीं आ रहा, ठीक है, स्पेशली बच्चों के अंदर। तो फिर आप क्या करते हैं, प्रोग्रेसिवली आस्ता आस्ता छोटी छोटी ट्यूब डालना शुरू करते हैं। जैसे पहले सपोज 5 नंबर की ट्यूब डाली थी, फिर अब 4 की डालेंगे, फिर 3 की डालेंगे, ताकि आस्ता आस्ता उसको आदत बने और ट्यूब के साइड पे जो जगह है वहां से भी वो सांस ले। फिर आस्ता आस्ता जो ट्यूब के साइड पे रहेगा तो इससे उसके डिपेंडेंस खत्म करते हैं। तो ये सक्सेसफुल डीकैनुलेशन है, तो इसमें यहाँ पर क्या करना, स्मॉल साइज की ट्यूब डालते जाना है आस्ता आस्ता। और जो ट्यूब साइज स्मॉल है, साइडों पर जो जगह वहां से मरीज जब आस्ता आस्ता सांस लेना सीख जाएगा, स्पेशली जो पेशेंट वेंट पे होते हैं या लंबे अर्से तक प्यास में रहे ना, महीना डेढ़ महीने तक, वो आदी हो जाते हैं सांस लेने के, उनको फिर नाक से सांस लेना नहीं आता, फिर उसको आदी बनाना है आपको। तो अगर आप मेरे से पूछें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो वो ये है कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। क्योंकि ट्रेकेस्टमी हम फर्स्ट ईयर रेजिडेंट को सिखा देते हैं, तो उसके बाद आपको कम से कम कॉम्प्लिकेशन पता होनी चाहिए। जैसे अगर आप ट्रेकेस्टमी हुई है अब वार्ड में, आप कम से कम एमबीबीएस लेवल तक आपको पता होना चाहिए कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गई है, ठीक है। ट्रिकोस्टमी के बाद मरीज कह रहा है मुझे फिर भी सांस नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा वो देखना है आपने। ट्रिकोस्टमी का मरीज ब्रीथ कर रहा है वो देखना है, ताकि अपने सीनियर को बता सकें। और जब आप ईएनटी में आएंगे तो फिर आपने खुद मैनेज करना है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। ब्लीडिंग हर सर्जरी की हो सकती है। आप सबको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेमरेज पता होना चाहिए, ठीक है, वो टॉन्सिल में हमने की थी। देख के बताओ प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शरी क्या होती है। आपकी सॉरी, प्राइमरी रिएक्शन या सेकेंडरी, टर्शरी नहीं, प्राइमरी रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी। बताओ मुझे क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब आपका हेमरेज हो सकता है, एपनिया हो सकता है। एपनिया वो जैसे पेशेंट को मैं बता रहा था आपको, जैसे वो हुआ हुआ है, डिपेंडेंट है। अब जब रूटीन में उसको सांस नहीं आ रहा होता, जैसे सपोज कैंसर का मरीज है, अब कैंसर प्राइमरी ड्यूरिंग सर्जरी, शाबाश। रिएक्शनरी, रिएक्शनरी क्या होती है, विद इन 24 आवर्स, शाबाश। सेकेंडरी क्या होती है,
What is secondary? Secondary 7 to 10 days. ठीक है, 7 to 10 डेज, तो 24 आवर से लेके 7 डेज के दरमियान आयशा वो क्या होगी फिर? ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी होगी प्राइमरी, 24 घंटे तक होगी रिएक्शनरी, तो कहती है 5वें या 7वें से 10वें दिन सेकेंडरी, तो 24 घंटे से लेकर जो 7 दिन के दरमियान है उसको क्या कहेंगे फिर? ये भी मुझे बताना। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन ट्रेकियोस्टमी की, ठीक है, एक एपनी, एपनी का मतलब यह है कि मरीज है जिसका रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है। अब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर जा रही और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं रही। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कम्युलेट हो रही है वो रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए एक स्टिमुलेंट है। वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है जिसकी वजह से वो जोर लगवाता है ताकि जोर से आप सांस लें, तेज से सांस लें, ताकि ऑक्सीजन पूरी और जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वॉश हो। ठीक है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इकट्ठी हुई होती है, तो जब आप एकदम ट्रेकियो ओपन करते हैं तो वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एकदम से बाहर निकल जाती है जो कम्युलेट हुई थी। साथ ही वो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, क्योंकि उसका स्टिमुलेंट, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, इसकी वजह से मरीज के एकदम सांस नहीं आता उसको। तो दिस इज कॉल्ड एज एपनिया। ठीक है, नो ब्रीथिंग। तो अब क्या करते हैं फिर, इसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों देते हैं ताकि जो रेस्पिरेटरी सेंटर एकदम से बैठ गया है वो दोबारा से रिवाइव करे। ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन भी आया था, एक मरीज कैंसर का है, उसकी ट्रेकियोस्टमी की है, ट्रेकियोस्टमी में मरीज को सांस नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो आपने कहना है ड्यू टू सडन वॉशिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो पहले इकट्ठी हो रही थी और रेस्पिरेटरी सेंटर को उसने स्टिमुलेट किया हुआ था। नो इंटरमीडिएट मध्यम, इंटरमीडिएट हेमरेज कोई नहीं होती। इंटरमीडिएट मॉड्यूल होता है और इंटरमीडिएट आपकी क्लास होती है, एफ ए एफ एस सी। हेमरेज इंटरमीडिएट नहीं है। ये मुझे बताना है 24 से, रिएक्शन ही 24 घंटे तक है बेटा। अच्छा, ये मुझे बताना बाद में, आप सोच के बताओ। ठीक है जी, एपनिया सबको समझ आ गई? एपनिया हो सकता है। उसके बाद फिर आपका क्या हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स, बहुत नीचे चले गए हैं तो एपिकल उसको डैमेज कर सकते हैं आप, लंग को डैमेज कर सकते हैं, रीकल नर्व को कर सकते हैं, ब्लड बहुत ज्यादा निकल, कई बार वो ट्रिकल करके लंग में जा सकता है, पीछे ट्रेकिया के पीछे सॉफ्ट होता है उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी इंजरीज हैं इनमें से। इंटरमीडिएट जो हैं वो 2-3 दिन के बाद, उसमें भी इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, जब वेसल नहीं बांधी तो विदिन 24 आवर रिएक्शन नहीं है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो सेकेंडरी है। ट्यूब इधर उधर हो सकती है, ट्यूब ब्लॉक हो सकती है सिक्रेशन से। ठीक है, सब क्यूटेनियस एम्फीजीमा ये होता है कि ट्यूब, बेसिकली आपने ट्रेकिया जो है ना उसमें ओपनिंग बहुत बहुत बड़ी बना दी है आपने। ठीक है, तो अब सुराख जो बड़ा बना दिया है, जो तो क्या होता है कि मरीज जो सांस ले रहा होता है ना, वो कुछ तो ट्रेकिया के ट्यूब से अंदर जा रहा है लंग्स में, लेकिन कुछ साइडों से जाके लंग्स के जो सुपरफिशियल एरियाज हैं, ये जो स्किन है चेस्ट की, वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ा होल कर दिया आपने। ठीक है, ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया में बहुत बड़ा अगर ओपनिंग बना दी है, या ट्यूब में कोई डिफेक्ट है तो वो साथ साथ जो एयर है वो बजाय कि लंग्स में जाए, सब कुटेनियस टिश्यू में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, तो उसको एम्फीजीमा बोलते हैं। इस तरह इन्फेक्शन ट्रेकिया की वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, और कई बार सिक्रीशन जो है ब्लॉक भी कर देते हैं, तो लंग कोलैप्स हो सकता है। लेट में हेमरेज हो सकती है, अगेन इन्फेक्शन की वजह से या रीजन वेसल की वजह से। लरिंजियल स्टेनोसिस हो सकता है अगर हाई अप किया हुआ, या इन्फेक्शन अगर ऊपर तक चली गई, ट्रेकिया की ट्रेकियाइटिस था, इन्फेक्शन अब चली गई ऊपर लेरेंस की तरफ, तो उसकी वजह से आपका लरिंजियल स्टेनोसिस हो सकता है, ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है, ट्रेकिया इरोड करके इसोफेगस में फिस्टुला बन सकता है। डीकैनुलेशन प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, मरीज जो है निकालते हैं उसको सांस नहीं आता, फिर अब क्या कहते हैं, आस्ता आस्ता छोटी ट्यूब डालना शुरू करते हैं ताकि मरीज यूज से एकदम नहीं निकालते। ट्रेकिया और स्किन के दरमियान फिस्टुला बन सकता है, पाँव में कीलाइट बन सकता है। तो ये वो सवाल था जो बेसिकली आया हुआ था। 70 साल का मेल है, कैंसर है, स्टाइडर था उसको, अब इमरजेंसी में आया है, आपने उसकी इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी की है, क्यों ट्रेकिया ओपन किया, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल दी है, डालने के बाद पेशेंट को सांस ही नहीं आ रहा। व्हाट डज दैट हैपन? एपनिया, फॉलोइंग ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया,
विद प्रोलॉन्ग रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ये लिखना था। इसका कॉज क्या है? सडन वॉशिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पहले रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट काम कर रही थी। ट्रीटमेंट क्या करना है? 5% कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देनी है और असिस्टेड वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन करना है, आर्टिफिशियल सांस लेना जब तक सांस रुका हुआ। 3 नंबर, 5 नंबर और 3 आपके पास। ये एक बार क्वेश्चन आया था आपका। 19 ईयर फीमेल फेल फ्रॉम बाइक से गिर गई और इमरजेंसी में है, उसको डिज्नी एंड स्टाइडर है, इसका मतलब है लेरेंस उसका इंजर हो गया। शी इज एंशियस, परेशान है लेकिन फुली कॉन्शियस है, होश में है, परेशान है होश में है। मॉडरेट एम्फोजीमा एंड स्वीट लैसरेशन इन फ्रंट ऑफ होल नेक। मॉडरेट एम्फोजीमा क्या मतलब है? एयर आ गई है। एम्फोजीमा का मतलब होता है एयर इन दी सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, पता कैसे चलता है? चलो ये मुझे बताओ, एम्फोजीमा को क्लिनिकली कैसे डायग्नोज करते हैं, ये मुझे बताना है। और सेकंड डे से लेकर ये 5वें या 7वें दिन तक का जो पीरियड है, इसमें जो हेमरेज उसे क्या कहते हैं, ये दो चीजें मुझे आपने बतानी है। ठीक है, तो एम्फोजीमा हो गई यानी एयर आ गई है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, और लेसरेशन है फ्रंट ऑफ नेक पे, और खून लगा हुआ है कपड़ों के ऊपर, ये क्या फ्लैट कर गया। हाउ वुड यू मैनेज द केस? ठीक है, डिज्नी स्टाइडर ट्रॉमा के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले उसका एयरवे रिस्टोर करेंगे। गिव इमीडिएट एंड लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोस्ट सूटेबल इमरजेंसी ऑपरेशन। तो सबसे पहले आपने, क्योंकि लेरेंस का ट्रॉमा है, ठीक है, नेक पे है ना ये, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है? उसको बाईपास करके ट्रेकियोटॉमी करनी है और उसकी कॉम्प्लिकेशन लिखनी है। ये क्वेश्चन आता है। तो उसने मैनेजमेंट लिखा, ये दोनों चीजें पूछी हैं। हाउ वुड यू मैनेज द केस? तो ये लैरिंजियल ट्रॉमा कैसे मैनेज करते हैं, और इमीडिएट और लेट कॉम्प्लिकेशन। तो मैनेजमेंट ये है, मैनेजमेंट क्या करेंगे? एयरवे सिक्योर करके, ठीक है, ट्रेकियोटॉमी करके फिर आप उसको जो है ना देखेंगे, इनडायरेक्ट उसको चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे इंजरीज हैं, कौन कौन सी कार्टेजेस डैमेज हुई हैं, बाइक से गिरी है। इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, एक्सरे, सीटी स्कैन करके मरीज को दाखिल करना है। वॉइस टेस्ट देनी है, स्टीरॉइड देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं, अगर कोई रिपेयर चाहिए तो वो रिपेयर करना है। तो ट्रेकियोटॉमी इज द प्रोसीजर ऑफ चॉइस, जिसको सांस नहीं आ रहा, डिज्नी एंड स्टाइडर है, ये कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, अब वो जो है एयरवे मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर मरीज आपके पास आया है, उसका सांस नहीं आ रहा, अब आपने कैसे कैसे उसका सांस रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये इसकी मैंने तस्वीरें मैंने बनाई हुई हैं। सबसे पहले ये, जब आप एनेस्थीसिया वालों के पास जाओगे ना, आपको पता चलेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, इसको बोलते हैं जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट का मतलब है कि पीछे से जॉ को उठा रहा है मरीज ना, साथ मुंह खोल रहे हैं अपने थंब से, और बाकी 4 उंगलियों से ये जॉ को इंटीरियरली रिट्रैक्ट कर रहा है। जॉ आगे आएगा तो साथ टंग भी आगे आ जाएगी। जब टंग भी आगे आ जाएगी तो मरीज को सांस आना शुरू हो जाएगा। जॉ थ्रस्ट। शाबाश शाहिदा, बिल्कुल ठीक होता है। सर्जिकल एम्फीसीमा में जो क्रेपिटस है, क्रेपिटस क्या होती है? जो खुश्क पत्ते हैं उसकी जो साउंड, अगर उसको मसलें आप हाथ में लेके, तो वो जो साउंड आती है उसको क्रेपिटस बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर चेस्ट में क्रेपिटस है तो इसका मतलब है चेस्ट में इसका इन्फेक्शन है और रेशा इकट्ठा हुआ है। और वो हम बेसिकली ऑस्कल्टेट करके सुनते हैं चेस्ट में। यूजली 2 फाइंडिंग्स आती हैं, 3 फाइंडिंग्स आती हैं। एक तो चेस्ट में आपको पता चलता है हार्ट का कि मरमर है कि नहीं है, हार्ट साउंड सुनते हैं। दूसरा लंग्स में आप दो चीजें देखते हैं कि इसमें साउंड ठीक है। अगर तो नॉर्मल सांस आ रहा है तो ठीक है, अगर उसमें स्ट्राइडर है या व्हीज आ रही है, सीटी की आवाज आ रही है, इसका मतलब है कि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, अगर क्रेपिटस आ रहा है तो इसका मतलब है कि अब इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह, लेकिन अगर आप वही क्रेपिटस हाथ से फील करते हैं, चेस्ट को जब आप पैल्पेट करते हैं और आपको क्रेपिटस फील होता है, इसका मतलब यहाँ पे हवा इकट्ठी हो गई है। तो दैट इज दी एम्फीसीमा। शाबाश आयशा और शाबाश मिसाल। ये बेटा क्लिनिकली पूछा था, मिसाल आयशा ने सही जवाब दिया। क्लिनिकली, क्लिनिकली क्या कहते हैं, आप जब पैल्पेट करते हैं ना, तो आपको वही क्रेपिटस फील होती है। तो दैट इज दी सर्जिकल एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा का मतलब है कि एयर जो है वो बेसिकली स्किन के नीचे आ गया। लेरेंस को ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा होने से एक कार्टिलेज वो ब्रेक हो गई है। अब वो जो सांस चेस्ट की तरफ जा रहा है, कुछ तो चेस्ट की तरफ जा रहा है सांस, कुछ उसमें से लीक कर रहा है, उसके होल बन गया। वो होल बन के जो लीक कर रहा है वो बेसिकली चेस्ट में इकट्ठा होता जा रहा है या नेक में इकट्ठा होता जा रहा है। तो जब नेक को, ये चेस्ट को पैल्पेट करेंगे तो आपको जो है वो क्रेपिटेशन फील होगा। दैट इज द सर्जिकल एम्फाइजीमा। अच्छा जी, ये सारे एयरवे मैनेजमेंट बेटा सारे ही आने चाहिए।
जॉ थ्रस्ट देखो, ठीक है, मुंह खोला और पीछे से आपने जॉ को आगे किया, तो जॉ आगे आएगी तो बेसिकली टंग भी, वो आपका फ्लोरा माउथ आगे आएगा, फ्लोरा माउथ आगे आएगा तो टंग आगे आएगी, जब टंग आगे आएगी तो मरीज को सांस आएगा। इमीडिएटली जो मरीज नहीं होता सबसे पहले आपने ये इसका करना होता है। फिर उसको ये एक ओरोफिंजियल एयरवे है, ये डाल देते हैं मुंह के अंदर ओरोफेरेंस के अंदर, ठीक, इससे सांस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर ये आपका एक लेरेंजियल एयरवे है, ये नीचे तक लेरेंस तक चला जाता है। ये एयरवे आप मुंह के थ्रू डालेंगे तो ये लेरेंस तक जाके आपको भेजेंगे। ये लेरेंजियल एयरवे है, और ये जो नीचे वाला था इसका क्या नाम था, ये पहला जॉ थ्रस्ट था, ओरोफिंजियल एयरवे, नेसोफेरिंजियल एयरवे। हाँ, ये फिर जो नीचे ये लेरेंजियल मास्क है, ये भी मुंह के रास्ते डालते हैं, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब की तरह। और ये जो ऊपर ये जो ट्रायंगुलर है, ये लेरेंस को कवर कर लेता है, ये मास्क बना हुआ है। ये जो मास्क को बेसिकली मुंह पे रखते हैं, ये आपका मास्क लेरेंस पे जाके पड़ा रहता है, जैसे रूटीन में मुंह पे रखते हैं ना मास्क ऑक्सीजन देते वक्त, ठीक है, तो ये मास्क जो है आपका लेरेंस पे डायरेक्ट चला जाता है, पीछे ट्यूब है ये डाल के, और लेरेंस पे ये मास्क आ जाता है। ये तो तुम लोगों का रवैया क्या है, तो पूरा लेक्चर ही हो गया। फिर ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये एनेस्थीसिया वाला जब थिएटर में जाके देखो, एनेस्थीसिया वाला जब बेहोश करते हैं तो ये डालते हैं वो, ये ड्रग मुंह के रास्ते आप नीचे ट्रेकिया तक चले जाते हैं, ट्रेकिया में डालते हैं। क्या साइदा ठीक है, एम्फोजिमा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मिनी ट्रिकास्टमी मैंने आपको बता दिया था, क्रिका जो थायराइड को करते हैं इमरजेंसी ट्रिकास्टमी, तो ये आपको बेसिकली एयरवे मैनेजमेंट के ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कोई आपसे पूछे हाउ विल यू मैनेज द एयरवे, ठीक है, और एयरवे कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, कोई वो कहेगा ट्रॉमा लेरेंस का मरीज आया, अब कौन कौन से तरीके से आप एयरवे, या आपको सेप्टिक शॉक वाला बेहोश मरीज है, क्या करेंगे, एयरवे आप कहते हैं ना, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे, तो एयरवे किन किन तरीकों से मेंटेन हो सकता है, तो दीज आर द 8 मेजर्स जिससे आप एयरवे को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग कैसे है, आपने ऑक्सीजन देनी है, सांस देना, सर्कुलेशन कैसे है, आपने फ्लूइड्स देने हैं उसको, ब्लड लॉस है तो ब्लड देना है उसको, ठीक है, दिस इज द एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो ट्रॉमा या शॉक का मरीज आए तो जो उसमें एयरवे का लफ्ज है, वो एयरवे आपने इन 8 तरीकों से, जॉ को आगे की तरफ उठाना है, ऑरोफेरेंस में एयरवे डाल देना है, नेजोफेरेंस में डाल सकते हैं, लेरेंस के जैसे मुंह का मास्क होता है, फेशियल मास्क होता है, लेरेंजियल मास्क हो सकता है, मैंने शक्ल दिखा दिया आपने, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल सकते हैं, मिनी ट्रिकोस्टमी कर सकते हैं, इमरजेंसी ट्रिकोस्टमी कर सकते हैं। ट्रिकोस्टमी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको पूरा लेक्चर में कवर किया। ठीक है जी, ये क्या है, हाँ, फॉरेन बॉडीज एयरवे की, ये भी देख लो। फॉरेन बॉडी यूजुअली बच्चे फंसाते हैं, और अगर आपकी लेरेंस की है फॉरेन बॉडी तो उसको बड़े ध्यान से आपने फौरन निकालना है, ठीक है। और अगर वो नीचे ट्रेकिया में ब्रोंकस में चली गई है, यूजुअली फॉरेन बॉडी एयरवे में सबसे ज्यादा कहाँ फंसती है, आंसर अगर आपको बताया जाए, पूछा जाए सबसे ज्यादा फॉरेन बॉडी एयरवे की, जैसे आपको मैंने बताया था, वो आपका जो ये है इसोफेगस में सबसे ज्यादा कहाँ फंसती है, अपर एंड पे, क्रिकोफ्रिंजेस पे, ठीक है। तो एयरवे में कहाँ सबसे ज्यादा फंसती है, मुझे बताओ। राइट ब्रोंकोस, शाबाश मुतीबा, गुड गुड इकरात मुतीबा। ये 8-10 लड़के ही हैं जो सिर्फ पढ़ रही हैं। चलो शुक्र है, बिस्मिल को भी होश आई है, बिस्मिल शुक्र है तुम भी आए हो अंदर, हैं क्लास में सब बोलते हो रहे थे कुछ बात है, शाबाश, राइट ब्रोंकोस, गुड आयदा, यस मुतीबा। वाइडर होता है मोर वर्टिकल, इसलिए एयरवे में सब इधर फंसती है। तो ब्रोंकोस की फॉरेन बॉडी कैसे निकालेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। लेरेंस की फॉरेन बॉडी कैसे निकालेंगे, इमीडिएटली क्रेकोथायरॉयडॉटमी करनी है, और उससे पहले आपने हेमलेट मैनूवर करना है। तो बच्चे फंसाते हैं जी, इसमें से मुझे बताओ वेजिटेबल ज्यादा खतरनाक है या नॉन वेजिटेबल, ऑर्गेनिक ज्यादा या नॉन ऑर्गेनिक, कौन सी ज्यादा खतरनाक है, वेजिटेबल, शाबाश। क्योंकि वेजिटेबल जो है वहां समझो कि पिघलना शुरू हो जाती है, डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, लोकल एडिमा करती है, इन्फ्लेमेशन करती है, रिएक्शन करती है, मेटल में तो वहां जाकर सेटल कर जाना है। तो ये फॉरेन बॉडी हो सकती है, तो क्या उसमें ट्यूब गिर के राइट ब्रोंकोस में फंस सकती है, ये जो टेलर काम करते हैं, टेलर ये चीजें फंसा सकते हैं अपने नेशन में। तो मरीज को क्या होता है, जो रिजिड फॉरेन बॉडी है वो तो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें से तो आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है, ये
कह रही है बच्चे बड़ा है, हेमलिक, हेमलिक में क्या करना है, उसके आपने एपिगैस्ट्रियम पे रखना है हाथ और उसको थ्रस्ट देनी है, ठीक है, जोर से प्रेस करना है ताकि एब्डोमिनल प्रेशर बिल्ड करे थॉरक्स में, और थॉरक्स वाला प्रेशर जो है वो लेरेंस की फॉरेन बॉडी को वो कफ आउट करे। और बच्चा है तो उसको एक बाजू पे लेके उसके इसको थोड़ा सा आगे ये नी पे बाजू रख के बच्चे को थोड़ा जो है ना आपने हॉरिजॉन्टल करके और कमर के ऊपर फिर आपने देना प्रेशर, थ्रस्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, थॉरैसिक प्रेशर बढ़ेगा, थॉरैसिक प्रेशर लेरेंस से बढ़ाएगा और ब्रीथ फॉरम बॉडी निकाल देगा। दिस इज द इमरजेंसी। तो हेमलिक मैन्युवर जो है वो आप बेसिकली इमरजेंसी में करते हैं क्योंकि आपको टाइम कोई नहीं होता। यूजुअली इसमें कब होता है, ये बड़ी ईद आ रही है, इससे उन्होंने लोग जो है वो अपने बड़ी बड़ी बोटियां खा के बड़ी बड़ी जो है ना वो बोलस का पीस लेके बस आगे आ जाते हैं आपके, स्पेशली बूढ़े लोग जो होते हैं, बड़ा निवाला लिया अब उनके मसल इतने काम नहीं कर रहे तो आपका एयर में चली जाती है वो इमीडिएटली डेथ कर जाती है अगर आपको ये नहीं आता है हेमलिक मैनूवर या क्लिकोथायरॉयडोटमी का नहीं पता। ठीक है जी, तो ये है उसमें लिखा हुआ। अच्छा जी, इसमें पहले चोक करता है मरीज एक बार, फिर सिम्टम फ्री हो जाता है अगर ब्रोंकस में चली गई है, लेरेंस में सिम्टम फ्री कोई नहीं होता, लेरेंस में उड़ जाता है मरीज। तो रेंजियल फॉरम बॉडी देखना है, अगर ट्रेकियल फॉरम बॉडी है, ट्रेकिया में तो ऊन फंसती नहीं है जो ब्रोंकस में जाती है। ट्रेकियल फॉरम बॉडी को थोड़ी सी है तो ऊपर नीचे जाएगी तो साउंड में आवाज का आपको थोड़ा सा ना वो फील होगा, पेल्पेशन में भी आपको थर्ड फील होगा, यानी एक फील और जो आपको 20 फील होगी, नैरो एयरवे हो जाएगा। तो बेसिकली ब्रोंकस वाली सबसे कॉमन है, वो जो वाइड और स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकस वाली फॉरम बॉडी ये तीन काम कर सकती है, ये तीन काम, या तो वो करेगी क्या है कि वहां पे नैरो हो गया, वीज आएगी, आपको सीटी की आवाज आएगी, ठीक है, या वहां पे जो फंसी है वो हवा को अंदर जाने दे रही है, बाहर नहीं आने दे रही, तो जब अंदर जाती जाएगी बाहर नहीं आएगी तो लंग फूल जाएगी, जिसको कहते हैं एम्फाइजीमा, ठीक है। इसी तरह यह फॉरेन बॉडी है जो कि आपको हवा को अंदर नहीं जाने दे रही, बाहर आने दे रही है, तो लंग कोलैप्स कर देगा। तो तीन चीजें हैं, या तो नैरो एयरवे से वीज आएगी, या हवा बाहर निकलती जाएगी अंदर कोई नहीं जाएगी तो वो कोलैप्स कर जाएगा, या फिर ये कि अंदर जाती जाएगी बाहर नहीं निकलेगी तो लंग फूल जाएगा, एम्फाइजीमा, ठीक है। तो ये एम्फाइजीमा बेसिकली क्या, लंग का नॉर्मली एम्फाइजीमा होता है आपने वो आपके जो लंग से जब ज्यादा एयर इकट्ठी होने की वजह से लंग जब एक्सपैंड कर जाते हैं एम्फाइजीमा, वो जो हम कर रहे थे वो सर्जिकल एम्फाइजीमा, सर्जिकल एम्फाइजीमा का मतलब है कि ट्रॉमा की वजह से, सर्जिकल ट्रॉमा की वजह से आपने वो कर दिया। सर वो भी सेकेंडरी हेमरेज होगा थर्ड और फोर्थ को सब दे बस। आयशा छा गई है वैसे आज। आयशा तुम्हारा इनाम जो है ना कंफर्म हो गया। आयशा भी आज जो है ना गुड स्टूडेंट्स है ना, वेरी गुड स्टूडेंट, गुड तो पहले से वेरी गुड स्टूडेंट, क्या बात। जो बेटा 24 घंटे के बाद होगी वो भी सेकेंडरी होगी हेमरेज, लेकिन उनको इन्फेक्शन इतनी जल्दी होती नहीं, इन्फेक्शन यूजली चौथे पांचवें छठे दिन होती है, इसलिए फिफ्थ डे पे अमूमन ये आती है। लेकिन हेमरेज जो 24 के बाद है, जो पहले शुरू में ऑपरेशन में है वो प्राइमरी है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो रिएक्शनरी है, 24 के बाद जो भी हेमरेज होगी वो सेकेंडरी में आएगी, ठीक है। लेकिन अमूमन इतनी जल्दी होती नहीं है, जो इन्फेक्शन इतनी जल्दी होती है, इन्फेक्शन में 5वें दिन होती है, इसलिए किताब ने 5 से 10 लिखे। एक्सीलेंट आयशा, आयशा अच्छा गई है, वेरी गुड। इन्फेंट ये बच्चे में अगर बेटा फॉरम बॉडी अगर लेरेक्स में फंसेगी ना तो फिर ये करना है आपने, ये तस्वीर देखो, ऐसे उसको टांग के ऊपर बाजू रख के तो ये बच्चे को जो है ना थोड़ा सा आगे की तरफ उसको थोड़ा सा बेंड करना है और कमर पे जोर जोर से मुक्के मारने हैं या हथेलियां मारनी है अपनी, ठीक है। तो हथेलियां मारेंगे तो उसकी वजह से ये प्रेशर बढ़ेगा थॉरक्स में और लेरेंस से वो निकल जाएगी फॉरम बॉडी, ये अगर लेरेंस की फॉरम बॉडी है, ठीक है। ब्रोंकोस की फॉरम बॉडी में आपको ये हरकतें नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ब्रोंकोस की फॉरम बॉडी में दूसरे साइड पे लंग पे जा रहा है, आपको सांस आ रहा है, इसलिए मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी लेकिन रुकेगा नहीं सांस, लेरेंस वाली में तो पूरे पूरे रुक जाएगा, ठीक है। तो ब्रोंकोस के अंदर ये चीजें हैं तीन, वीज आएगी, एटेलेक्टिस कोलैप्स होगा या एम्फीजीमा होगा। डायग्नोसिस आपको हिस्ट्री तो यूजुअली माएँ बताती हैं, बता दिया था, एक्सरे करा सकते हैं आप इसमें, या फ्लोरोस्कोपी कर सकते हैं, फ्लोरोस्कोपी में एक्सरे शैडो जो है ना स्क्रीन पे देखें। मैनेजमेंट, अब ये देखो लेरेंजियल फॉरम बॉडी है, इमीडिएटली हेमलिक मैनूवर करना है, ठीक है। हेमलिक मैनूवर करना है, या अगर आप हॉस्पिटल में फौरन पहुंच गए तो क्रिकोथेरेडॉटमी करनी है या इमरजेंसी डिस्चार्ज में करनी है। ब्रोंकियल फॉरम बॉडी है, कोई बात नहीं, पैनिक में नहीं जाना, आराम से उसको एंडोस्कोपी के थ्रू, ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू आपने उसको निकाल, ठीक है।
तो ये लेरेंक्स अब यहाँ से हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, ये लेरेंक्स के लेक्चर सारे हो गए। अब हम नेक्स्ट वही जो साक्षी पढ़ रहे थे ना, हाँ शाबाश, डोमिन बास्केट बता दें। डोमिन बास्केट बेटा ये देखो, ये तस्वीर देखते जाओ। अब ये डोमिन बास्केट, ये तस्वीर देखो, ये आपके फॉर्म बॉडी फंसी हुई है, ठीक है, पहली में। दूसरी में क्या करते हैं कि आप डोमिया बास्केट जो है ना, सपोज ये एक वो बास्केट सी होती है, लेकिन ये कोलैप्स फॉर्म में होती है। एक बेसिकली समझो कि जैसे आपका ना जैसे पिन टाइप है ना, जैसे बैलून है, सपोज बैलून की तरह की चीज है, लेकिन गुब्बारा फूला हुआ नहीं है। जब फूला हुआ नहीं था तो कम जगह खेलता है, तो आप उस फॉर्म बोर्ड के पीछे ले जाते हैं, ठीक है। पीछे ले जाके फिर आपको जब इसको इन्फ्लेट करते हैं तो ये देखो, ये बास्केट सी बन जाती है। ये बास्केट के अंदर फिर फॉर्म बॉडी आ जाती है, तो फिर आप उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। कई बार ब्रोंकस तक इंस्ट्रूमेंट नहीं जाता आपका, तो फिर आप उसको इस तरह की बास्केट में फंसा लेते हैं। फिर कई बार बलून होता है, डोमिया बास्केट, तो ये डिफरेंट मेजर्स हैं इसको पकड़ने के। हाँ स्टैंड टाइप को लैब स्टैंड जिसे कहते हैं ना वो। तो बाद में उस जाके आप इन्फ्लेम जब उसके पीछे चले गए, ये देखो इसके पीछे जा रहे हैं बॉडी के पीछे, फिर उसके पीछे चले गए, फिर आपने बास्केट को ओपन कर लिया, यानी क्लोज फॉर्म में लेके जाना, फिर ओपन करके उसको बाहर फेंक देना, ठीक है। लेकिन ये अब एफसीपीएस लेवल पे है। आपने जो है ना, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ब्रोंकियल फॉर्म बॉडी ब्रोंकोस्कोपी से निकालेंगे, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है। तो ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये ऐसे करके ब्रोंकोस्कोपी से निकालें। चलो, अब नेक्स्ट फिर हम वहीं से नोज से शुरू करेंगे, जो नोज हम कर रहे थे ना साक्षी से। अब नोज को हम साक्षी से, जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए थे वो, और लेरेंक्स को हम फिर साक्षी से करेंगे। हमारा फेरेंक्स पहले रिवाइज हुआ था, नोज भी हो गया, लेरेंक्स भी हो जाएगा, यानी अगले लेक्चर में हमारे 2 लेक्चर हुआ करेंगे। एक वीक मैं लिया करूंगा, एक वीक डॉक्टर निगत लेगा। थायराइड नहीं करना बेटा, आपके लेवल पे थायराइड तो नहीं है वैसे। आप थायराइड जो है ना सर्जरी में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा था, मुझे भूल गया, मैं आपको ना थायराइड के ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो करा दूंगा किसी दिन। वो मेरा लेक्चर नहीं बना हुआ, तो मैं आपको ना थायराइड के कुछ पॉइंट्स लिख के ना, जो इंपॉर्टेंट आपका, वो आपका एमसीक्यू पूछ सकता है, शायद वो भी पूछे, या आपको वाइवे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थायराइड में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा कि थायराइड स्वेलिंग, अभी हमने थायराइड प्रोसेस तो की है, थोड़ा सा आपको आइडिया है कि कौन कौन से हमें टेस्ट कराने हैं थायराइड स्वेलिंग के लिए, कौन कौन सी सर्जरी है, कब कब हम कर सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है, वो आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो किसी वक्त एक लेक्चर बना के वो भी आपको करा दूंगा इंशाल्लाह। अदरवाइज थायराइड आपको नहीं आता। थायराइड जो है वो आप सर्जरी में जाके करें। थायराइड एफसीपीएस लेवल पे ईएनटी में होता है, लेकिन मैं आपको अच्छा करा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वो इसका साक्षी के साथ ये और वो लेरेंक्स हो गया, फिर हम दोबारा इंशाल्लाह ईयर को स्टार्ट करेंगे। एक वीक डॉक्टर निगत और एक वीक डॉक्टर रिजवान लिया करेंगे आपको, ठीक है, रिव्यू। अब सैटरडे वाला भी मैं इंशाल्लाह दूंगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? तो क्वेश्चन है तो पूछो बेटा। जी आयशा, शाबाश। आयशा सदफ क्लास में एक ही है ना जिसमें मैं तारीफ कर रहा हूँ? जी, बस ठीक है, एक ही है। ठीक है, आयशा सदफ। तो ये आयशा सदफ भी जो वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स है उसकी कैटेगरी में आ गई। ठीक, ये थीटी हमारी, अच्छा थीटी हमारी है, लेकिन थीटी कुड नॉट बी पिक, सामने नहीं पिक हो सकी। अच्छा, सामने नहीं पिक हो सकी, लेकिन आप पिक हो गई है। वेरी गुड, शाबाश आयशा सदफ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।